बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसने गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासी और हुकूमती बहस का रुख बदल दिया है। कल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए मौजूदा निज़ाम हुक्मरानी पर गैर मामूली अंदाज में सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम अवामी मसाइल हल करने की सलाहियत खो चुका है। निज़ाम को इस्लाहात और रीसेट की ज़रूरत है। नए इंतज़ामी यूनिट्स वक्त की अहम ज़रूरत है और अगर बर वक्त फैसले ना किए गए तो आने वाले बरसों में भी हम इन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू करते रहेंगे। अपने खिताब में उन्होंने नौजवानों की महरूमियों, गवर्नेंस की कमजोरियों और ब्यूरोक्रेसी में मौजूद रुकावटों का भी जिक्र किया, जबकि अपने कॉकरोच वाले बयान से भी एक नई सियासी बहस को जन्म दिया। इस बयान के चंद ही घंटों बाद आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक तफसीली प्रेस ब्रीफिंग में दहशतगर्दी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और कौमी सलामती समेत कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नुक्ता बार बार सामने आया और वो था गुड गवर्नेंस। DGISPR ने वाज़े तौर पर कहा कि वज़ीर दाखिला का बयान उनकी ज़ाती राय हो सकता है, लेकिन एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। उन्होंने जोर दिया कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद, आइन और कानून की बालादस्ती, मौसर रियासती इदारे और बेहतर हुक्मरानी ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बुनियाद है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक गवर्नेंस और निज़ाम में इस्लाहात की बात इतनी शिद्दत से क्यों की जा रही है? आखिर वो कौन सा निज़ाम है जिसे आज नाकाफी करार दिया जा रहा है? क्या वाकई मौजूदा इंतजामी ढांचा बदलती हुई आबादी, मईशत और सिक्योरिटी चैलेंजेस का बोझ उठाने की सलाहियत खो चुका है? क्या नए इंतजामी यूनिट्स, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और इदारा जाती इस्लाहात वक्त की नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी हैं, या फिर यह सिर्फ एक सियासी बहस है? दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मंजरनामा भी इंतहाई अहम मोड़ पर खड़ा है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, आबना हुर्मत से मुतालिक मुतज़ाद दावे, अमरीकी पाबंदियां, चीन का मौक़िफ़, मिस्र में पेश आने वाले वाक़यात और मशरक़ वस्ता में जारी सिफारती सरगर्मियां पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने, रुकने कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया मरवत साहब ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल से बड़ी हलचल मची हुई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद, जो उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आप माने या ना माने। अब हर बंदा इसकी मुख्तलिफ तशरीह कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज सरकार की जो गवर्नमेंट है उनकी गवर्नेंस पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बात की है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये सिस्टम अब नहीं चल सकता, गवर्नमेंट जाने वाली है। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि गुड गवर्नेंस जो है वो लाजिम है। आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मधु करने का। मोहसिन नकवी साहब के बयान का खुलासा ये है कि चूंकि पाकिस्तान में हमेशा से पार्लिमानी तर्ज हुकूमत रही है, जिसमें वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सन 56 के आइन में, और मौजूदा वक्त तक जो है आइन इख्तियारात जो हैं वो वजीर आजम को देता है। और इस निज़ाम को उन्होंने कहा है कि ये तबाह हो चुका है। इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि जमहूरी तर्ज हुकूमत में और भी तर्ज हुक्मरानी है, जैसा कि सदारती निज़ाम ममलिकत। तो निशानदेही तो मेरा ख्याल है उन्होंने सदारती तर्ज ममलिकत की तरफ की है, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जमहूरी तर्ज हुकूमत में और भी तर्ज हो सकते हैं। यानी मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये बयान जो था वो अनवांटेड था, इससे सनसनीखेज़ी पैदी है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत और इसके साथ जो सियासी पार्टियां मिल के हुकूमत कर रही हैं, इनके शकूक व शुबात बढ़ेंगे। वैसे ही मीडिया ने पाकिस्तान में एक हलचल मचाई हुई है हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के इख्तियारात और ताल्लुकात में तवाज़ुन के हवाले से। 28वीं आईनी तरमीम की बातगश्त है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने सिविल जो सुपीरियरिटी है उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, और इसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी मजबूत हुई है। तो लिहाजा अब इसकी कीमत तो जो है सियासतदानों ने, सियासी पार्टियों ने चुकानी पड़ेगी।
अच्छा मरवत साहब, सूबे बनाने की भी हम देख रहे हैं कि बात की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि नए सूबे बने। आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को मना लिया जाएगा? क्योंकि शरी रहमान साहिबा का जो बयान था वो ये कहती कि जो बात इन्होंने की है सूबे बनाने की, इसको यहीं रोक दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन फिर ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट मैंने देखी, वो कहते हैं कि नए सूबे पर सब मान जाएंगे। आपको लगता है कि सब मान जाएंगे, सब इजीली हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3-4 साल में बहुत सी चीज़ों पे इब्तिदा में इख्तिलाफात आ जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता वही है जो करवाना होता है। तो लिहाजा ये मुमकिन है कि ये मान जाए, बल्कि 28वीं आईनी तरमीम जब भी टेबल होगी तो इससे पहले ये सब मान चुके होंगे। अच्छा अच्छा मरवत साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट पे ख्वाजा आसिफ साहब से जब इसका रिस्पॉन्ड दिया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं अगले 2 से 3 माह में, और अगले जो इलेक्शंस होंगे वो भी न्यू स्ट्रक्चर पर होंगे और कुछ अहम फैसले होने वाले हैं मुमकिन तौर पर। आप क्योंकि इतने सीनियर सियासतदान हैं, आपको क्या लगता है ये अहम फैसले किस तरफ, इशारा किस तरफ किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पार्लियामान को इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासतदान और सियासी पार्टियां और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलके, हम्म। और जो साख्त और स्ट्रक्चर बनती जा रही है आईन की, ये वो आईन नहीं है जो सन 73 में मुतारफ कराया गया। और अगर ये लोग राजी हैं कि हम ये तरमीम करें तो ऐन मुमकिन है कि 3 माह के बाद तो ऐसा ना हो जिसकी तरफ निशानदेही मोहसिन नकवी साहब ने की है, लेकिन 2-2.5 साल के बाद जो है हमारे पास आइन की शायद एक नई शिकल हो और आइंदा इंतखाबात जो हैं वो हम्म। सदारती तर्ज इंतखाब हो। अच्छा मरवत साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, उन्होंने पीटीआई के लिए बोला कि हाथ बढ़ाने के लिए वो रेडी हैं। अब उन्होंने कहा कि कारकुनान की तरफ भी हम हाथ बढ़ाते हैं, जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है या जो संजीदा लीडरशिप है हम उसके लिए हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। और पीपल्स पार्टी इससे कबल भी ये बात कह चुकी है कि जो 2024 के इंतखाबात थे उसमें भी उन्होंने पीटीआई से रब्ता करने की कोशिश की कि इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाते हैं, लेकिन पीटीआई ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपको लगता है कि पीटीआई को अब पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ते करने चाहिए, मामलात बढ़ाने चाहिए, कोई इत्तेहाद की तरफ बातें जाती हुई नजर आ रही हैं आपको? ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मौजूदा सेटअप में जब तक अपनी सारी किश्तियां जलाएंगे नहीं, तब तक वो पीटीआई के साथ इल्हाक या इत्तेहाद नहीं कर सकते। हम्म। तो मरवत साहब, जो पीटीआई और जेयूआई के इत्तेहाद की बातें हमने सुनी कि मौलाना साहब से कुछ मुलाकातें भी हुई, सोहेल आफरीदी साहब की, उसके बाद हमें ये खबरें आ रही थी कि शायद पीटीआई जो है वो जेयूआई से हाथ मिला सकती है, इत्तेहाद कर सकती है, कोई ऑपोजिशन अलायंस बन सकता है। लेकिन उसके बाद गंडापुर साहब की जो तनकीद सामने आई कि वो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि 7 अरब की करप्शन की है मौलाना साहब ने 27वीं और 26वीं तरमीम में वोट देने के लिए। तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन के बाद पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद हो सकता है? मैं बारहा इस पे कह चुका हूँ, मौजूदा सियासी और ताकत के इस पैराडाइम में मौलाना साहब जो हैं उसकी भी काफ़ी स्टेक्स हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वक्त कोई सियासी इत्तेहाद करें, क्योंकि हम्म। पीटीआई और जेयूआई के बीच हमेशा से जो है वो शक का ये शक बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये मुमकिन नहीं है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो एक डायरेक्शन में प्रोसीड करें। दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं, खसूसन केपी में जहां जेयूआई का भी वोट बैंक है। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि जो मौजूदा हम्म। हमें हमारे सामने ताकत का या सियासत का जो स्ट्रक्चर है, इसमें मौलाना साहब भी अपनी कश्तियां जला ले और पीटीआई के साथ आ जाए। पीटीआई जो है मौजूदा वक्त में तनहा है, और पीटीआई अगर सिर्फ अपने साथ ही हाथ मिला ले तो ये बहुत बड़ी ताकत है। हम्म। लेकिन अलमिया ये है कि बजाय इसके कि अपनी ताकत को जो है मुत्तहिद करें, रिवाइव करें, ये भाग रहे हैं दूसरे पार्टियों, और इन पार्टियों की मजबूरियां हैं। ये अगर चाहते भी हैं तब भी ये पीटीआई को जो है गले नहीं लगा सकते। हम्म।
अच्छा सर, वैसे ये जो एनडीसी के रहनुमा ने पीटीआई की लीडरशिप से राब्ते किए और उनसे मामलात सुलझाने की बात की, वो भी कोशिश कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। आपकी इस हवाले से पीटीआई की किसी लीडरशिप से बात है, कोई राब्ता है, आपने कोई ऑफर की हो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कोई इकदामात उठाने का कहा हो आपने? देखिए, एनडीसी की क्यादत को पीटीआई का प्लेटफॉर्म देना चाहिए। ये खान के करीबी लोग रहे हैं, जबरदस्ती और जबर के जरिए इनसे पार्टी चुराई गई, और ये संजीदा और हम्म। फहम और दानिश के लोग हैं। पीटीआई में ऐसी क्यादत नहीं है, और मौजूदा वक्त में जो है पीटीआई को ऐसे लोगों की अशद जरूरत है। हम्म। तो एनडीसी जो सजेस्ट कर रही है, जो बोल रही है, ये और कोटलखपत में जो नजरबंद है सियासी क़यादत, इनकी एक ही सोच है। हम्म। और मेरा ख्याल ये है कि इससे पीटीआई को कुछ नहीं जाएगा, मां सिवाय उन लोगों के लालच के जो अपने ओहदों की कुर्बानियां नहीं देना चाहते हैं, और जिनको ये अंदेशा होगा कि ये वापस आके फिर अपने साबिका मनासब पे काबिज हो जाएंगे। मरवत साहब, 5 अगस्त की जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सेमीफाइनल खेलने जा रही है। मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगी। सुहेल आफरीदी साहब की तो बड़ी हार्ड स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, बड़े जोशीले नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब कोई वापसी नहीं होगी और अब भरपूर एहतजाज होगा, तहरीक चलेगी। आपको क्या लगता है सर, 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है? देखिए, वापसी से पहले रवानगी जरूरी है। तो रवानगी जो है होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। सुहेल अफरीदी साहब और उनकी टीम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि 5 तारीख का जलसा दिलशान हो, और खान के लिए, पीटीआई के लिए इस जलसे की कामयाबी जो है इंतहाई अशद जरूरी है। अगर एक फकीदुल मिसाल एक बहुत ही बड़ा जलसा पीटीआई कर पाती है, तो पीटीआई के रिवाइवल के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। हम्म। वरना बसूरत दीगर पीटीआई जो है वो तो गुज़िश्ता 1.5 साल से तनज़्ज़ुल का शिकार है। हम्म। कोई अवामी जलसा ऐसा सरप्राइज नहीं दे सका। फिर जो करना है खान के लिए, पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि हम कोई अल्टीमेटली फाइनल स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। अल्लाह करे फाइनल ही हो, ऐसा ना हो कि फाइनल के बाद सेमीफाइनल हो, और सेमीफाइनल के बाद फिर हतमी, और फिर इंतहाई हतमी हो, और इसके बाद यूं करते करते 2-2.5 साल और निकाल दे। अच्छा, तो मरवत साहब, शफी जान साहब तो बड़े पुरुमीद है। वो कह रहे हैं कि ऐसा जलसा होगा कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। ये लोग तो पाँव रख के ही जाएंगे। अब अगर जगह नहीं है पाँव रखने की, कोई इनका इरादा है कि वहाँ जगह तंग बना लेंगे, तो फिर तो बेहतर है कि जलसा नहीं करें। लेकिन अगर वो कोई इंतहाई खुली जगह पे जलसा करते हैं जहां पता चल सके कि वाकई लोग आए थे, तो फिर तो लोगों को पाँव रखने की जगह मिलनी चाहिए। अच्छा मरवत साहब, अभी भी हम देख रहे हैं कि 2 बयानिए सामने आ रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब की स्टेटमेंट और है, वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त से कोई तहरीक का ऐलान होगा, अगला लाएमल बताएंगे। वहीं पर अगर हम बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट देखें तो वो ये कहते हैं कि हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं, अगर इजाज़त मिल गई तो हम जलसा करेंगे, नहीं तो फिर छोटी छोटी रैलियां निकालेंगे। तो ये अभी भी 2 बयानिए सामने आ रहे हैं। नहीं, 2 बयानियां नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब तो अपने जलसे के हवाले से बात कर रहे हैं। उनकी कोशिशें, काविशें सारी खेती में जो जलसा है पेशावर में उसको कामयाब करने की है। बैरिस्टर गौहर साहब पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकालने की बात कर रहे हैं, और ये जो 5 अगस्त की पाकिस्तान भर में रैली निकालने की बात है, इस पे पीटीआई की तंजीम की काविशों का पता जरूर चलेगा। अगर पीटीआई पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में रैलियां निकाल पाती है, तो ये क़यादत और ये तंजीम शाबाशी की मुस्तहिक होगी। और अगर नहीं निकाल पाती है, तो फिर वही तसलसल है 3 साला सरदमोहरी का, काम न करने का, खौफ का। ये फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही ये पैगाम दे रही है कि हम वैसे ही हैं जैसे थे, यानी जूं के तू हैं।
तो मरवत साहब, ये सोहेल आफरीदी साहब जो अब इतनी जोशीली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको क्या लगता है ये अलीमा खान साहिबा का प्रेशर है जो वो बाहर निकली, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की, लोगों को मोबिलाइज किया, उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है जो अब वो ये कह रहे हैं कि एक तगड़ी तहरीक चलेगी? ये प्रेशर तो जरूरत ही नहीं है ना, उनके उनके ऊपर तो प्रेशर अव्वल रोज से है। और ये 8 माह हो गए हैं, वो भी अपने आप को जवाबदेह महसूस करते हैं। पीटीआई का भी तकाजा है, सोशल मीडिया है, अवाम है, बड़ी तवक्कुआत इनसे वाबस्ता थी, लिहाजा वो अंडर प्रेशर तो है। फिर और भी बहुत सारे प्रेशर है, अदालती माज हैं, सियासी माज हैं, तो इसमें उनको किसी की तरफ से प्रेशर की जरूरत नहीं है। पार्टी पीटीआई में जो है ना, वैसे एक बात है कि पीटीआई में एक रोज भी सांस अगर आप लेते हैं तो हर सांस की जवाबदेही होती है। ये तो 8 महीने सांस लिया इन्होंने, तो लिहाजा प्रेशर तो इनकी नर्व्स पे पड़ा होगा, इसमें इनका कसूर नहीं है। तो पीटीआई चाहती है कि ये अब कुछ करके दिखाए। तो मरवत साहब, जो अलीमा खान साहिबा केपी में निकली, उन्होंने एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया, बड़ा क्राउड पुलिंग भी हुई उनकी तरफ से, आप उस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इससे मोमेंटम बढ़ेगा दोबारा से? मैं समझता हूँ कि ये पैगाम आम किया जाना चाहिए, और केपी के लोग तो हमेशा से पीटीआई के साथ रहे हैं। ये कुछ पंजाब में, सिंध में करनी चाहिए, वहाँ के अवाम को जो है आ गई शऊर और बाहर निकालने की जरूरत। अच्छा मरवत साहब, हम अगर सोहेल आफरीदी साहब की परफॉर्मेंस पे बात करें, उनकी कारकर्दगी पर बात करें, तो जब से वो वज़ीर आला के मनसब पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं हो पा रही। तो रिहाई की तहरीकें तो चलें दूर की बात है, हम तहरीकों की भी बड़ी बात सुनते हैं कि अब तहरीक होगी, बड़ी तहरीक होगी, लेकिन कुछ नहीं पीटीआई कर सकी। बुशरा बीबी की जो बहन है, उन्होंने भी, मरीम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में बोला था कि ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है, मजीद पीटीआई की तरफ से कुछ भी नहीं होगा और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर आप भी ये कह चुके थे कि अलीमा खान जब बाहर निकली थी, आपने बल्कि चैलेंज किया था कि वो केपी से बाहर नहीं निकलेंगी, अगर निकलेंगी तो गालिबन आपने कहा था कि मैं रिजाइन कर दूंगा। सर, आपको वज़ीर आला साहब की जो इस वक्त कारकर्दगी है, मैं चाहूंगी उस पर आप जरूर कमेंट करें। आपको लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे? देखिए, एक हुकूमती कारकर्दगी है, एक सियासी कारकर्दगी है। सियासी कारकर्दगी जो है वो तो अली अमीन खान के दौर से, चूंकि वो सूबाई सदर भी थे, तो लिहाजा ये अमलगमेशन हुआ था कि वज़ीर आला से ही सियासी कारकर्दगी की तवक्कुआत वाबस्ता की जाती थी। अब चूंकि सूबाई सदर जुनैद अकबर खान है, और ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वज़ीर आला को या उसकी हुकूमत या काबीना को सियासत में नहीं जोंग देना चाहिए। तो लिहाजा ये तवक्कुआत जो हैं वो माजी की जो प्रैक्टिसेस है इन बुनियादों पे हैं। तो बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 5 अगस्त तक जो है कोई ऐसा बयान न दूं जिससे पीटीआई का वर्कर जो है या जलसे में शमूलियत करने वाला शख्स जो है वो कोई मायूस हो। अच्छा, वैसे आपकी शमूलियत हम देख सकते हैं 5 अगस्त में? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ठीक। अच्छा मरवत साहब, जब भी हम देखते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब तहरीक की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ाने की बात करते हैं, तो उनकी नाअहली की बातें बड़ी सामने आने लग जाती हैं। उनके केसेस भी हैं कुछ, और फिर 26 नवंबर के केसेस की भी बात होती है। आपको क्या लगता है कि फिर मामला जा सकते हैं दोबारा नाअहली की तरफ? नहीं, अभी तो कोई केस 5 अगस्त तक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मेरा ख्याल है 5 अगस्त तो निकल जाएगा। अच्छा मरवत साहब, आपने जो दरख्वास्त दायर की थी आईनी अदालत में, उसका स्टेटस क्या है सर? क्योंकि कुछ खबरें ये भी थी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने या अली अमीन गड्ढापुर साहब ने आपसे राब्ता किया था कि वो दरख्वास्त वापस ले लें, ऐसा है? किसी ने राब्ता नहीं किया है मुझसे। अच्छा, तो सर आपकी दरख्वास्त का स्टेटस क्या है? दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब या जो अदालती अमला है, ये अभी तक इस दरख्वास्त को कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिली है, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए हैं, ना ये ऑब्जेक्शन के तौर पे लगी है, ना ये केस के तौर पे लगी है। ये इतना ज्यादा भक्का ज़िया होता है, इसमें स्टे भी हमने मांगी थी। तो लिहाजा ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो इंतजामी मशीनरी है, ये उनको चाहिए कि इस हवाले से कोई फेयर ट्रीटमेंट इस दरख्वास्त को दे। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत। एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे DGISPR ने आज बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी है, उसमें तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एजाज मलिक साहब, AVM रिटायर्ड हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, IR एक्सपर्ट हैं, और अली सरवर साहब तो मुझे ज्वाइन किया, साबिक एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया तीनों के ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं अली सरवर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, DGISPR की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी जिसमें तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात की गई, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात की गई और कुछ गुड गवर्नेंस के हवाले से भी उन्होंने बात की है। सर, स्पेशली सबसे पहले मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पूछना चाहूँगी, जो DGISPR ने कहा कि बड़े कड़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का जो असल मसला है वहाँ पर मौजूद सरदार और इलीट क्लास हैं, और साथ ही उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। सर, आपका कॉमेंट इस पर? मैं समझता हूँ ये दुरुस्त पोजीशन है, यही होनी चाहिए। एक हार्ड स्टेट जिसका DGISPR ने जिक्र किया, उसका एक पहलू तो उन्होंने जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसके अलावा हार्ड स्टेट जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को, तंजीमों को, मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करेगा कि वो अपने हाथ में ये एक्शन ले लें और लोगों के ऊपर तशद्दुद करें और दहशतगर्दी करें। तो हार्ड स्टेट को चाहिए कि वो इनको रोके, और इनको रोकने के दो तीन अहम पहलू हैं। एक, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें एक काम सिर्फ नहीं कि इनको हम ख़त्म कर देंगे, कर दें। आप उनको काइनेटिक एक्शन से उनको आप बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उसमें अगर उनकी अमवात होती है और वो मारे जाते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि रियासत की सालमियत की बात है। अच्छा, मगर उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना चाहिए। अब श्रीलंका में दहशतगर्दी हो रही थी, जब IRA की दहशतगर्दी इंग्लैंड में और आयरलैंड में हो रही थी, तो उन लोगों ने इसको कैसे कॉम्बैट किया। तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ एक्शन लिया और दहशतगर्दी भी बहुत हो रही थी, वो कैसे हुआ। तो ये सब हमें स्टडी करके देखना चाहिए, हमें अपने मॉडल बनाना चाहिए, अपना तौर तरीका एक डेवलप करना चाहिए। अब मुझे श्रीलंकन सफ़ीर, जब वहाँ पे दहशतगर्दी बहुत ज़ोरों पे थी, उसने कहा कि ये जो आप नाकाबंदी करते हैं और 8-10 सिपाही खड़ा कर देते हैं, उससे ये कोई अगर दहशतगर्द आ रहा है तो उसकी गाड़ी को अगर चेक भी कर लें तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कैमरास लगा रखे हैं हर ट्रैफिक लाइट पे, और वो एक वन टाइम एक्सपेंडिचर है, उसको हमें कुछ खर्च करना होता है, लेकिन उसके वजह से जितने भी आम या जो है कोई गलत चीज़ें मंशियात तक अगर वो जारी हैं तो वो कैमरास डिटेक्ट कर ले सकते हैं। अंदर तक वो एक्सरे से वो सारा चेक कर सकते हैं। तो उस तरह हमने तो दहशतगर्दी कोलंबो में रोकी और बाकी शहरों में रोकी। तो we have to use technology, we have to use other means. काइनेटिक एक्शन एक है, आई एग्री विद द DGISPR कि इनको ख़त्म किया जाए, लेकिन और भी हमें स्ट्रेटजी में और बातें भी डालनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर मुनव्वर साहब, जिस तरह से DGISPR ने आज वाज़े कहा कि मार्का हक के बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया को जो हजीमत है वो नहीं भूल पा रही, और कन्वेंशनल वॉर में हमने भारत को जिस तरह से शिकस्त दी, उसके बाद अनकन्वेंशनल वॉर भारत ने स्टार्ट कर दी प्रॉक्सीज के थ्रू। अफगानिस्तान और भारत का ये मुश्तरका एजेंडा है जो हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं कि बदअमनी पैदा हो रही है, और जिस तरह से अली सरवर साहब ने कहा कि काइनेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, काइनेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन अब क्या ये कहा जा सकता है कि रियासत पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट की तरफ अपना रास्ता तय कर लिया? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, अली सरवर नकवी साहब को, एजाज मलिक साहब को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। ये सवाल आप एजाज मलिक साहब से पहले शुरू करती तो ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज वो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा समझते हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर आप इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जोड़े बगैर नहीं समझ सकते, चूँकि क्यास है इंटरनेशनल सिस्टम में, ऑर्डर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और जितने भी कन्वेंशंस हैं लॉ ऑफ सी के
اس کی بھی وائلیشن نظر آ رہی ہے، اور پولیٹیکل ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز کا کمپلیٹ ہمیں فیلئر نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ریجنل سطح کے اوپر جو انڈیا اور اسرائیل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ایک تو ان کے اندر فرسٹریشن ہے بیکاز ان کے گریٹر ڈیزائن جو ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے اور انڈیا کا ڈی این اے ایک جیسا ہے، تو بات سمجھ آتی ہے کہ ریڈیکل طالبان اور ریڈیکل ہندو اور ریڈیکل رائٹ ونگ پالیٹکس ان امریکہ اور ریڈیکل رائٹ ونگ پالیٹکس ان اسرائیل، اس کا آپ کو جوڑ نظر آتا ہے، اور ان سب کا ڈی این اے آپ کو ایک ہی نظر آتا ہے، اور سب کی جگہ پہ آپ کو پاگل بنی کے دورے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اسٹیک پہ ڈال دیا ہے۔ بلوچستان کے معاملات پہ میں یہ کہوں گا، اعجاز ملک صاحب اس پہ بہتر انداز سے بات کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں آئی ایس پی آر نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے کہ سردار اینڈ ایلیٹس، یہ سردار اور ایلیٹ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایلیٹ کیپچرنگ سے جان چھڑانی ہوگی ریفارم کے ذریعے سے۔ نمبر دو یہ کہ بلوچستان کے اندر ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہمیں لانا ہوگا جن کی لوگ جنہیں اپنا نمائندہ سمجھتے ہوں۔ نمبر تین یہ کہ میری ہمبل سجیشن یہ ہوگی کہ یوتھ پروگرام جو ہے اسے ڈیزائن کرنا ہوگا جہاں پہ وہاں کے بچوں کو جو برین واش کیا جا رہا ہے انڈین اور اسرائیلی فنڈنگ کے ذریعے سے، اسے روکنے کے لیے ہمیں انہیں نئے راستے دکھانے ہوں گے۔ اور نمبر چار یہ کہ جو کائنیٹک ایکشن ہے، یاد رکھیں کہ یہ لیڈ کرتا ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف، تو یہاں پہ جو سیاسی کردار ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، چونکہ سیاستدان گالیاں بھی کھا لیتے ہیں، گریبان بھی پکڑوا لیتے ہیں، کچھ بات مان بھی لیتے ہیں اور کچھ منوا بھی لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کائنیٹک پاور جو ہے وہ ایک افیکٹو انسٹرومنٹ ہے، اس کو رہنا چاہیے، کلپریٹس کو کرٹیل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو سیاسی پروسیس ہے اسے بھی کیری آن کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اعجاز صاحب اس پر آپ کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی۔ سر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر آپ کا انیشل جو کامنٹ ہے وہ کیجیے گا۔ پھر جیسے منور صاحب نے بات کی بلوچستان کا مسئلہ، جیسے ڈی جی نے کہا کہ لیڈ کلاس اور سرداری سسٹم کا ہے، سر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ اور جس طرح سے منور صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو بلوچستان میں آنے چاہیے، یوتھ کے لیے پروگرامز آنے چاہیے، کیونکہ آج بھی یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور بار بار ان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی مائنڈ واش ہو رہا ہے۔ اس پہ بھی کام کرنا چاہیے سر، اور کائنیٹک آپریشنز پر بھی سر کامنٹ کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے چیزیں ہائی لائٹ کی وہ بالکل جو زمینی حقائق کے مطابق ہیں، اور ڈاکٹر منور صاحب نے جو اس کے رسپانس میں اپنی جو انہوں نے آرگومنٹس دیے، میں بالکل اس سے متفق ہوں۔ بلوچستان میں جو ہے بہت سارے وقت گزارنے کے بعد اور اب بھی وہاں رابطوں کی وجہ سے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں۔ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ کوئٹہ تک محدود ہے۔ کوئٹہ میں آپ جائیں تو بیریکیڈڈ جو ہے نا، آپ کہہ لیجئے کہ سٹی کے اندر فورٹریسز بنے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کے جو ہے کم ہے نسبتاً دوسرے علاقوں کے جو ہماری کوسٹل بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے، اس میں ٹیرین کی وجہ سے ان کو آسانیاں ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، دشمن جو کر رہا ہے سب کنونشنل ڈومین میں، اس پہ مجھے کوئی حیرانی نہیں۔ جب آپ ان کو ہواؤں میں، زمین پر، پانیوں میں شکست دیں گے تو پھر انہوں نے کہیں نہ کہیں تو اپنے طاقت آزمانی ہے۔ اب انہوں نے اعلانیہ طور پہ سب کنونشنل ڈومین میں انہوں نے آپریشن سندور 2 جاری کیا ہوا۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ میرے لیے حیرانی نہیں ہے۔ مجھے جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے، اگر ہمارا دشمن آ کے ہماری یونیورسٹی کے بچوں کو ریڈیکلائز کر رہا ہے تو پھر ہماری گورننس کدھر ہے؟ ہماری سول سوسائٹی کہاں ہے؟ ہماری ریاستی ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ اصل چیز تو ہمیں یہ بادر کرنی چاہیے کہ آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے جب ہم بلوچستان پہ کوئی ریسرچ کرتے تھے تو ہمیں بڑے واضح انڈیکیشنز ملتی تھی کہ جی یہ جو ٹربل میکرز ہیں ان کی تعداد اس وقت
चंद हजारों से ज्यादा नहीं थी। 2 या 3 ट्राइबल एरियाज थे जिसमें उनको पनाहगाहें मिल रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनका बयानिया जो है वो मुकामी लोगों को अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो कम से कम वो उससे सरफे नजर जरूर कर रहे हैं। क्योंकि ये टेररिस्ट को सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि टाइम एंड स्पेस उसकी चूजिंग के होते हैं, और वो अगर जो इन्वायरमेंट है, टेरेन है, जो ह्यूमन टेरेन है, अगर वो उसमें आसानी से मर्ज हो जाए तो वो एक कार्रवाई करके अगली कार्रवाई तक वो खामोशी से वो वहाँ पे रह सकता है। और यही एग्जैक्टली बलूचिस्तान में हो रहा है। तो जब तक हम सब जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आज की हालत ये है, हम जब बलूचिस्तान के मॉडरेट से बात करते हैं तो वो ये कहने में हक बजाने में मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो उसका हिस्सा ही नहीं है। जो हुकूमत कोयटा में कायम है वो पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो जब ये डिस्कनेक्ट होंगे, जब ये फॉल्ट लाइंस होंगी, तो भारत जो कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, इतनी बड़ी ट्रेनिंग के साथ, इतनी बड़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ ये जंग कर रहा है, तो उनको तो फिर हम उनका काम आसान कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब एक वक्त आ गया है, जिस तरह DGISP ने कहा कि जी हम हार्ड स्टेट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि काइनेटिक एप्लीकेशन के एतबार से हम हार्ड स्टेट हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसको पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी, जब तक ग्रेटर पॉलिटिकल और मुआशरती जो है विल नहीं होगी इस मेनेस को एरेडिकेट करने के लिए, हम ये काम कभी भी जो है कामयाबी से नहीं कर सकेंगे। अच्छा मुनव्वर साहब, अफगानिस्तान का जो इशू है, जिस तरह से DG ने भी कहा कि बम धमाकों में ज़्यादातर अफगान बाशिंदे मुलविस होते हैं। हमने एक अरसा अफगानियों को अपना मेहमान नवाजी की है उनकी, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया है, उसके बाद भी ये मसला आ रहा है। दहशतगर्दों से बातचीत की गुंजाइश नहीं है। सर, आपको वाकई लगता है कि मामलात कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि अगर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर अदर सोल्यूशन क्या है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द मौजूद हैं, तालिबान की जो हिमायत उन्हें हासिल है, ये किसी भी सूरत में माफ़ करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें बहुत सारी जहतों पे आप काम करते हैं, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं। जिस तरह रशिया है, रशिया ने तालिबान को इंगेज करना शुरू किया है, चाइनीज़ भी चाहते हैं कि वो इनको इंगेज करें, ईरानी भी उन्हें इंगेज कर रहे हैं। वो सब इनसे तंग हैं बिकॉज जिंदुल्ला और जैशुल अदल ईरान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, ETIM चाइना के ख़िलाफ़ काम कर रही है, दाइश अलकायदा सेंट्रल एशिया और रशिया के ख़िलाफ़ काम कर रही है, BLA लश्कर अहरार और TTP पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगी हुई है। तो ये सारी दहशतगर्द तंजीमें ख़ित्ते के अंदर, चाहे वो ताजिकिस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, ये किसी को भी सुकून में नहीं रख रही। लेकिन साथ में जहां काइनेटिक एक्शन लेते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स बनाई हुई है रशिया ने, बेलारूस और 6 सेंट्रल एशियन नेशन के साथ मिलके, वहां पे वो इंगेज भी कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अब प्रॉब्लम क्या है? जब मैं ये कहता हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना चाहिए, तालिबान को बेल आउट करवाया जा रहा है। अगर हमने तजारत को रोका है, ईरानी भी अगर कुछ सख्ती कर रहे हैं, तब भी उनको बेल आउट किया जा रहा है। अब उज़्बेकिस्तान के ज़रिए से 300 मेंबर का डेलीगेशन भेजा जा रहा है कि नई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से तालिबान से बात की जाए और उनको एक बेल आउट पैकेज दिया जाए ताकि पाकिस्तान का जो प्रेशर है उससे वो बाहर निकलें। दूसरा ये, अच्छा उसके पीछे हैं कौन? एक ग्लोबल एक्टर है, और ग्लोबल एक्टर के जितने भी इस वक्त रिज़ाइन करने वाले ओहदेदार हैं या माजी के ओहदेदार हैं, वो कहते हैं ये जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमारे एसेट्स हैं। उनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इंडिया और इजराइल, उसके वो हमारे सामने हैं जिस अंदाज से वो इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक चेस बोर्ड्स की तरह है जहां पे मुख्तलिफ मोहरों को मुख्तलिफ जगहों पे रखा जा रहा है। तो लिहाजा करना ये चाहिए, जो स्पेस अफगानिस्तान में दुश्मनों के लिए क्रिएट की गई है, उस स्पेस को किस तरह ख़त्म किया जाए।
اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ دشمن دوبارہ پلٹ کر ہماری اوپر وار نہ کرے، اور اس طرح کی جو اسپیس ماضی میں ہم سے کریٹ ہو چکی ہے یا ہم نے اس پہ اپنی تھوڑی سی توجہ نہیں دے پائے، اس کو کس طرح سے دوبارہ سے ریفل کیا جائے، اور یہ جو نوٹوریس ایلیمنٹ ہے فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج ہیں، ان کو کس طرح ایلیمنیٹ کیا جائے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ، اعجاز محمود صاحب، جو اے جے کے کی صورتحال ہے میں اس پر بھی آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی سر۔ اس پر ڈی جی صاحب نے یہ کہا ہے کہ حقوق کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ان کے مقاصد اور ہے، ایجنڈا کوئی اور ہے، ان کا مقصد یہ شو یہ کر رہے ہیں کہ حقوق کے نام پر یہ تحریکیں چلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں۔ 12 سیٹوں کا معاملہ سامنے آتا ہے لیکن ان کا مقصد وہ 12 سیٹ نہیں ہے، مقاصد کچھ اور ہیں۔ یور کامنٹ۔ جی بالکل، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے آزاد جموں کشمیر میں یا یہ پولیٹیکل کرائسس ہے؟ پہلے تو ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ اور وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی کوئی بہت پرانی ہسٹری نہیں ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے جب ہم نے ان کے کچھ ناجائز مطالبات مانے اور ان کو اتنا ہم نے اسٹرینتھن کیا کہ آج وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھارت کا کام آسان کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پوری ہماری تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے باہر پاکستانی کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہمیشہ معاملہ الٹ ہوتا تھا اور بھارت کے جو ہے ہائی کمیشن کے سامنے کشمیری اپنے احتجاج کر رہے ہوتے تھے۔ تو آج بھارت نے تو بڑی کامیابی سے یہ ایک فالٹ لائن کریٹ کی ہے اور اس میں اس کو اس طریقے سے وہ آگے لے کے چلے ہیں، اور ہماری غلط ہینڈلنگ کی وجہ سے، بدقسمتی سے ہم خود ان کے اعلی کار بن کے رہ گئے۔ دیکھیں، آئیڈیل سچویشن ایک سینئر سٹیزن ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہونی چاہیے کہ ایل او سی کے اس طرف اتنی اچھی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، اتنا اچھے گورننس ہو کہ کشمیریوں کو خود یہ فرق نظر آئے، اور اگر کسی کے دماغ میں وہ بات ڈالنے کی کوشش کی جائے کہ کوئی تھرڈ آپشن بھی ہے، تو یہ جو زمینی حقائق ہوں وہ اس چیز کو جو ہے اس کو باز رکھنے میں کامیاب ہوں۔ دیوار برلن جو ہے وہ کسی سیاسی ارینجمنٹ کی وجہ سے نہیں گری تھی۔ دیوار برلن اس لیے گری تھی کہ دونوں طرف کے جو لوگ تھے ان کے رہن سہن میں، ان کی ترقی میں، ان کی آزادیوں میں اتنا فرق تھا کہ الٹیمیٹلی وہ ان کی ایسپائریشن تھی کہ وہ دیوار گر گئی۔ دوسرے فیکٹرز اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ تو ہم تو اس کشمیر کو جو ہے وہ ہم اپنے لیے ایک مسئلہ بنانا شروع کر دیا ہم نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہماری جو پاکستان کی پالیٹکس ہے، ہمیں کشمیر کی پالیٹکس کو اس کے ساتھ انٹرمنگل نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم لندن میں جو ہے یا دوسرے کیپٹلز میں ہماری ہر پارٹی کا ایک چیپٹر ہے، بھارت کا تو نہیں ہے۔ آپ کو بھارت کی تو کوئی جو ہے نا امریکہ نیشنل کانگریس نظر نہیں آتی، یا بھارت یا لندن یا کسی اور یورپین ملک میں ان کی تو کوئی نظر نہیں آتی۔ ہم نے پاکستان کو باہر بھی تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہم ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، ہم کشمیر کاز کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں بالکل اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اس پر مزید بھی ڈسکشن کریں گے۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में हमें अनवर इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं वाशिंगटन से। बहुत शुक्रिया अनवर साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन एजाज साहब मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहती हूँ। सर, इस वक्त जो मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल है, ऐसे में हमने देखा कि सऊदी अरब की जो ज़ेर क़यादत है वो कायम होने वाला एक नया कसीरुल कौमी मैरीटाइम दिफाई इत्तेहाद भी सामने आया है। सर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? जी देखें, अब इस जंग के बाद मिडल ईस्ट में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। हर आने वाले दिन में हमें जो है वहाँ पे कोई ना कोई नई अरेंजमेंट की इंडिकेशन आती है, और वो उसकी बुनियाद ये है कि जो कई दहाइयों से वहाँ पे एक डिफेंस अम्ब्रेला के नाम पे जो उन रियासतों को एक हैवी प्राइस पे, हैवी कॉस्ट पे जो ये एक कॉन्सेप्ट सेल किया गया था कि अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन जो फैसिलिटेशन है इस पूरे रीजन में, जो तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा उनके सैटेलाइट्स और 40,000 से ज़्यादा उनके जो बूट्स ऑन ग्राउंड हैं ऑलरेडी, उनकी मदद से उनको ये तासुर दिया जाता था कि आपका जो है तमाम थ्रेट्स जो हैं उसको हम जो है कवर करेंगे, और किसी भी एग्रेशन की सूरत में आपके पास अगर इतनी लिमिटेड कैपेसिटी भी हो कि आप पहला जो सरप्राइज अटैक है उसको सरवाइव कर जाएं एक 24 घंटे के लिए, तो उसके बाद जो अमेरिकन एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है और जो अमेरिकन फोर्स प्रोजेक्शन थ्रू नेवल एप्लीकेशन है, उसके जरिए बाकी जंग अमेरिका खुद संभाल लेगा। लेकिन बदकिस्मती से वो जो बबल था वो ब्लास्ट कर गया। जब ईरान ने हमले किए तो उसके बाद पता चला कि वो बेसिस को खुद अपनी हिफाजत न कर पाए, और फिर जो बची खुची सलाहियत थी उसको भी रीअलाइन किया गया इजराइल को बचाने के लिए, क्योंकि इस दफ़ा इजराइल खुद जो है वो इतने बड़े जो एग्रेशन का जो है या इतने बड़े ऑफेंसिव का सामना कर रहा था। इससे पहले 2 जंगें हुई और इजराइल ने 67 और 73 में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो मेन लैंड इजराइल है वहाँ पे जो है जिंदगी मुतासिर हुई हो। राइट। वो जंगें जो हैं वो अरबों की ज़मीन पे लड़ी जा रही थी, लेकिन ये जंग ईरानी जो हैं वो इजराइल के घर तक ले गए, और वहाँ पे आपने देखा कि कई हफ्ते तक वो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में आम आदमी भी और उनके अफवाज भी अपना लिए हुए थे। तो अब इस सारी इन्वायरमेंट में अल्टीमेटली क्या रीशेप होगी या किस तरह ये नया कंस्ट्रक्ट होगा सिक्योरिटी का, ये अभी जब चीजें सेटल होंगी तो फिर हमें सही कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इसमें नजर आएगा। राइट। अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, वाशिंगटन से तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप के जो अपने मुशीर हैं उनके साथ भी जंग के इशू पर बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, और अमरीकी सेनेट में जो जंग रोकने की करारदाद हुई वो भी एक वोट से बामुश्किल हार गए हैं। वाशिंगटन के अंदर सर इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है इस जंग को लेकर? जी, आपका माफ, सबसे पहले तो मैं माजरत करूं आपसे, बीच में असल में सुबह से मैं एक ऑफिशियल से बात करने की कोशिश कर रहा था इसी सिलसिले में। अच्छा। तो उनका फ़ोन आ गया था मेरे 5-6 फ़ोनों के जवाब में, तो मैंने कहा फिर उनको सुन लूं। ओके सर। अच्छा, बात यह है कि देखिए, अमेरिका में जब जंग शुरू हुई थी फरवरी में, उस वक्त जो इमीडिएट रिएक्शन था वो बहुत जंग के खिलाफ था, और अमरीकी अवाम ये कहते थे कि हमारी जंग नहीं है, हमें इसमें नहीं शामिल होना चाहिए, फौरी तौर पे जंग बंद करें। अच्छा, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका भी रवैया यही है, लेकिन अब जब दोबारा जंग शुरू हुई है इसमें एक मैंने तब्दीली नोटिस की है, वाज़ा तब्दीली है जो नोट की है मैंने, वो ये है, अब मीडिया में भी है, थिंक टैंक में भी है, लोगों आम गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो अगर आप, हम लोग भी यही करते हैं, सारे लोग करते हैं कि अगर यहाँ आपने अवाम से गुफ्तगू करनी है तो सबसे मुनासिब जगह होती है पब, जहाँ ये बैठ के शाम को खुल के बात करते हैं। तो वहाँ भी जाके मैंने गुफ्तगू करने की कोशिश की है, और इस दफ़ा तब्दीली जो ये है वो देखिए कि अब वो इतने ज़्यादा जंग से परेशान नहीं है,
کیونکہ ان کے ذہن میں امریکی انتظامیہ یا میڈیا یا جو بھی کہہ لیں کسی بھی، یا جو ایران کے بیانات، اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں بھی ایک بات سما گئی ہے کہ ایران جو امریکہ کا سپر پاور اسٹیٹس ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ سے اپنی بیسز ختم کر لے۔ اس کے لیے امریکی قوم ابھی تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اب اس طرح اتنی شدت سے مطالبہ نہیں ہو رہا ہے جنگ ختم کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک پالیسی اپنائی ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی حملہ کرو، کبھی جنگ روک دو، کبھی حملہ کرو، کبھی جنگ روک دو، اور اس چیز کو وہ چلانا چاہتے ہیں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہاں تک، کیونکہ اس میں ان کو پتا ہے کہ ان کو جنگ، جو لوگ جنگ چاہتے ہیں ان کی بھی ہمدردی حاصل رہے گی، جو امن چاہتے ہیں وہ بھی چپ رہیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے بھی ہم تو کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں ہم تو بار بار جنگ روک دیتے ہیں لیکن ایران ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ پالیسی ہے وہ ان کو سوٹ کرتی ہے، ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اس کو کھینچ کے نومبر تک لے جائیں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں۔ ٹھیک، منور صاحب، ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہے محمد باقر کالباف، وہ بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں کہ شہریوں پر حملوں کے الزامات کے بعد انہوں نے بڑا سخت بیان دیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اب کوئی بھی قسم کے مذاکرات یا دروازے اس وقت کھلے ہیں یا بند ہو چکے ہیں؟ آپ کو سچویشن کیا لگ رہی ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے؟ کیونکہ پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ثالثی کا کردار جو ہے وہ تیز کریں گے۔ جی، پاکستان تو خیر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، بیکاز آرٹیکل 40 یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جناح صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، پھر جو آپ کا پریمبل ہے اور آپ کی جو نظریہ ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور پھر جو زمینی حقائق ہیں اور آپ کے کئی فرنٹس کے اوپر آپ اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے پریشان ہیں اور اپنی پالیسیز کو مرتب کر رہے ہیں، وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کسی حد تک سکون ہو۔ لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہے، جو اس وقت کنسنسس ہے ایٹ لیسٹ جو اس جنگ کو سمجھتے ہیں جو لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو 3 مواقع ملے۔ بالفرض جان میر شائمر کا یہ میجر آرگومنٹ ہے کہ جہاں امریکہ اس جنگ سے نکل سکتا تھا یا جہاں پہ پاکستان نے امریکہ کو ریسکیو کیا تھا، ایک تو تھا جس وقت جو ایئر اسٹرائکس تھیں وہ 17 اپریل کو امریکنز نے روکی، وہ ایک ٹائم تھا جہاں پہ امریکنز اس جنگ سے نکل سکتے تھے، لیکن پھر انہوں نے نیول بلاکیڈ شروع کر دیا۔ دین پاکستان نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ 17 جون کو کروایا، اور وہ ایک موقع تھا جہاں سے جنگ سے نکل سکتے تھے، لیکن پھر آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوئی اور معاملہ دوبارہ شروع ہوا، اور معاملہ اس وقت خراب ہوا جب ایران نے 2 ویسلز پہ اٹیک کیا اور امریکہ نے ڈسپروپورشنیٹ اس کا جواب دیا، اور پھر تیسری مرتبہ دوبارہ بیچ میں یہ جنگ رکی، جس طرح سے انور صاحب بالکل بجا ہے، کبھی چلتی ہے، اس کو پنکچویٹڈ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت امریکنز آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن کنسنسس یہ ہے انٹلیکچوئلز کے اندر کہ جتنا لمبا یہ جنگ جائے گی اتنا لمبی فہرست ہوگی ڈیمانڈز کی ایران کی طرف سے، اور وہ زیادہ بہتر پوزیشن پہ ہوں گے، بیکاز جو پاور کی پروجیکشن ہے پانیوں میں وہ کرنا انتہائی نامناسب اور ناممکنات کے قریب تر یہ معاملات ہیں، بیکاز آج تک امریکہ جو سیکیور رہا اٹ واز آل بیکاز آف اوشینک انسولیرٹی، اور امریکہ کے پاس جو نیول پاور ہے، دنیا کے پاس ایسی نیول پاور ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، کم از کم پروجیکٹڈ نہیں ہے، ڈیمانسٹریٹڈ نہیں ہے، لائک اگر چائنا کے پاس ہو بھی، اگر وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھلوا سکتے تو پھر کوئی بھی نہیں کھلوا سکتا، تو لہٰذا اس کا حل وہی ہے جو ڈائیلاگ کے ساتھ آگے جانا ہے۔ جتنا اس کو لمبا لے جائیں گے اتنی زیادہ اکنامک کاسٹ، اتنی زیادہ جو تاثر ہے امریکہ کا وہ متاثر ہوگا، اور ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے، آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں، کہ جس طرح برطانیہ کے لیے سوئز موومنٹ تھی، ہرمز موومنٹ اس وقت امریکنز کے لیے، اور یہی بات لاگو آتی ہے یہ جو 14 رکنی نیول ایک الائنس بنا ہے سعودی عرب کی سربراہی میں، اس کی اہمیت ہے سیاسی اور اخلاقی طور پہ، لیکن میں نہیں سمجھتا اس میں بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جن کے پاس اپنی نیوی نہیں ہے، لائک بنگلہ دیش ہو گیا، بحرین ہو گیا، کویت ہو گیا، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو وہ آگے پاور کا کیا پروجیکشن کریں گے؟ اور ساتھ میں یہ کہ
जो जिस तरह अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ कर पाया तो ये रेड सी के अंदर क्या कर पाएंगे, तो उसका हल यही है जो मैं पहले से बात कह रहा हूं कि जो 15 सालों से ब्लॉकेड है हौसियों का या यमनियों का, जिसमें 85,000 बच्चे अजल का शिकार बने सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके इस कंसर्न को वो एड्रेस करें और हौसी या यमनी कंसर्न को एड्रेस करें सऊदीया का, बिकॉज एज पर आर्टिकल 37 एंड 38 लॉ ऑफ द सी जो कन्वेंशन है 1984 का, उसके मुताबिक उनको ये हक हासिल है कि वो फ्री नेविगेशन करें, अपने ऑयल को ट्रांसपोर्ट करें। लेकिन इंटरनेशनल लॉ इस वक्त पसे पुश डला हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्डर डीरेल हुआ है, तो लिहाजा क्या कहना, फिर हर तरफ से वायलेशन हो रही है, चाहे वो इराक पे हमला हो, यमन पे हमला हो, सऊदियों की ब्लॉकेड हो, या ईरान पे हमले का मामला हो, या इजिप्ट में 2 LNG के टैंकर्स पे हमला हो, ये सारी वायलेशन नजर आ रही है। मैं एजाज मलिक साहब, पाकिस्तान की तरफ से तो ये क्लियर मौकिफ सामने आ गया ना कि सऊदीया जो है वो हमारी रेड लाइन है, क्योंकि हमारा मुआहिदा भी है सऊदी अरब से। फिर जिस तरह से DGISPR ने भी आज अपने प्रेसर में कहा कि वो खादिम हरमैन है और हम मुहाफिज हरमैन है, तो सर इसके बाद तो ये वाज़ेह हो गया कि अगर कोई भी मामला सऊदीया तक जाते हैं या सऊदीया को कोई मैली आंख से देखता है तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग सऊदी अरब के साथ होगी। देखिए, हमारा स्टेटेड जो स्टांस तो यही है, लेकिन इट इज इजियर सेड देन डन। देखिए, जहाँ तक हरमैन शरीफैन की हिफाजत है वो तो हर मुसलमान का फर्ज है, और पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क और एक बड़ी फौज रखने वाला मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान तो बारहा अपने उस अज़्म का इयादा करता रहा है, माजी में भी। इस बात से कतई नज़र कि अब हमारा उनके साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो गया है, और ना ही हरमैन शरीफैन को अल्लाह ना करे, ना इससे पहले कोई ख़तरा था ना आइंदा होगा। बात इस वक्त रियासत की है या 2 हुकूमतों की है, 2 मुल्कों की, और उसमें पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि पाकिस्तान को ये चॉइसेस जो है ना लेना पड़े, क्योंकि वो हमारे लिए कोई अच्छी बात ना होगी। जिस स्टेटस पे हम खड़े हैं उसमें हमारे लिए और खित्ते के अमन के लिए और मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल ऑप्शन है वो ये है कि जो टेम्परेचर्स हैं बाहमी जो है ना एस्केलेशन के, वो कंट्रोल रहे, जैसा कि पाकिस्तान ने और बिलखुसूस हमारे फील्ड मार्शल साहब ने अपनी ज़ाती कोशिशों से इस तरह जंग के दौरान इस चीज़ को इंश्योर किया कि इजराइल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब जो है वो जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है हमें अभी भी वो अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए ताकि हम उस वर्स्ट के सिनारियो से बचे रहें जिसमें हमें अपनी न्यूट्रल पोजीशन को खैरबाद कहते हुए हम किसी एक तरफ साइड ले और दूसरे दोस्त मुल्क जो है उससे हम दस्तबरदार हों। अच्छा अनवर इकबाल साहब, सदर ट्रंप ने ये जो दावा किया था कि गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का बड़ा मुआहिदा हो गया है, वाशिंगटन में जो सियासी हलके हैं इस एग्रीमेंट को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और क्या समझते हैं आपके इसका इम्पैक्ट जो अभी कशीदगी है ईरान और अमेरिका की उस पर पड़ेगा? देखें, इस वक्त तो अमेरिका में गाजा बड़ा इशू नहीं है। एक ज़माने में यहाँ बहुत बड़ा इशू था, बड़े मुजाहरे हुए, आपने देखा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वाइट हाउस के सामने, मीडिया में बहुत कुछ आ रहा था। इस वक्त तो सारा फोकस ईरान की जंग पर है। और ईरान के जंग के हवाले से एक बात जो आप लोगों ने डिस्कस की, उसके एक पहलू जो यहाँ देखा जा रहा है, मैं तो वही कहूँगा जो मैं यहाँ देखता हूँ। मुझे नहीं पता कि महाज जंग पे क्या कैफियत है या मुस्लिम मुल्कों में क्या सोचा जा रहा है। यहाँ जो मसलन अटलांटिक काउंसिल है, CFA काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, वो जो ब्रुकिंग्स हैं, उनकी जो चीज़ें आती हैं उसमें से पता लगता है, फिर मीडिया में जो कुछ आता है उसमें एक सवाल उठाया जाता है बार बार कि क्या होगा अगर ये जंग ईरान और अरब जंग में तब्दील हो जाए, और उसमें अमेरिका का क्या नुकसान है। अगर एक तरफ ईरानी लड़ रहे हो, दूसरी तरफ अरब ममालिक का कोलिशन हो और उनको दूसरे मुसलमान मुल्कों से वो किराए पे फौजी लें और अमेरिका उनको ट्रेन कर रहा हो और हथियार प्रोवाइड कर रहा हो, खुद फिजिकली जंग ना लड़ रहा हो, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उसके जहाज बॉम्बिंग करते रहें लेकिन सिपाही उसके ना जाएं,
تو اس میں امریکہ کا کیا حرج ہے؟ اور اس میں یہاں کنسنسس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمارے بندے نہیں مر رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہو جائے. اور میں نے ایک بہت خطرناک چیز دیکھی کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی فروری میں تو میں جان بوجھ کے یہاں عرب مساجد میں گیا, وہاں بھی ایران میں امن کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں. اور اس وقت میں نے ایک فرق دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ایران کے لیے دعائیں نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ ایران کے خلاف مساجد میں بھی, عرب مسجدوں میں بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو اگر یہ کوشش ہے کسی طرف سے بھی, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کوشش اگر ہے کہ یہ عرب اور ایران کی جنگ بن جائے تو یہ اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے اور اس میں کسی طرف سے شریک نہ ہو. ٹھیک, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اسی کام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.